हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल नगिन डज डिजिटल पर। आज हम हमारी हिंदी बुक क्लास 9th की कृतिका भाग 1 का चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें लेकर आए हैं। इसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। उन्होंने इसमें अपनी ओल्ड मेमोरीज के बारे में बताया है। इन मेमोरीज में लेखिका ने अपनी 4 पीढ़ी की महिलाओं यानी कि अपनी परदादी, अपनी नानी, अपनी माँ और खुद स्वयं लेखिका की पर्सनैलिटी, आदतों व विचारों के बारे में इस लेख में वो बताती हैं। अपनी इसमें उसने अपनी जो नानी, दादी, माँ और स्वयं खुद के बारे में उसने सभी आदतों के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में उसने सब कुछ अपनी बेटी को बताया है। मृदुला गर्ग जी ने जो लेख लिखा है वो बहुत बड़ा है। लेखिका इसका सिर्फ एक अंश ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये जो अंश प्रस्तुत किए जाते हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, कुछ पता नहीं होता। इन्होंने यह पाठ अपनी नानी से शुरू किया है और बाद में जब वो स्कूल में पढ़ रही थी, जब कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, इन पर पहुंची कि इन्होंने इसमें बताया है कि इसका मतलब है कि वो इन सब तक कैसे पहुंची, उन्होंने क्या क्या किया, इन सब के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। एक बात याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी लेडीज़ हैं, भाई हैं, वो किस किस प्रोफेशन में हैं, उन सब चीज़ों के बारे में लेखिका ने बताया है। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अब बोर्ड में एमसीक्यू आने लगे हैं और चैप्टर के बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आप सोचें कि खाली क्वेश्चन आंसर ही कर लेने से उनसे काम नहीं चलता, प्रश्न उत्तर में चैप्टर पूरा एक्सप्लेन नहीं होता, तो पहले चैप्टर करिए, फिर प्रश्न उत्तर करिए और फिर एमसीक्यू करेंगे। अपने लेख की शुरुआत लेखिका कुछ इस तरह से करती है, देखते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। लेखिका अपनी बेटी को बताती है कि मेरी एक नानी थी, मैंने पर उनको देखा नहीं है कभी। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जब मेरी माँ की शादी हुई थी, ये लेखिका अपनी बेटी को बता रही है। आप इसको समझ के चलना, क्योंकि बीच में कहानी कैसे चेंज हो जाती है इसमें पता ही नहीं चलता। शुरू से समझेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जब मेरी माँ की शादी हुई थी तो उससे पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। भाई कहते हैं ना, नानी की कहानियाँ नानी के घर जाते हैं तो नानी की कहानियों को सुनते हैं, पर हम तीनों बहनों को वो कहानी सुनने का सुख नहीं प्राप्त हो सका। हम तीनों बहनों को खुद ही कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, कि हम लोगों ने नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, पर नानी की कहानी जरूर सुनी है भाई। पर माँ के मुंह से हमने नानी के बारे में बहुत कुछ सुना है। नानी के जीवन में जो जो कहानियाँ घटित हुई थी उनके बारे में जरूर सुना है, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। और बहुत बाद में जाकर यानी बहुत समय के बाद हमें उसका असली मतलब समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। भाई शुरू में तो हमने सिर्फ इतना ही जाना कि हमारी नानी पारंपरिक थी, अनपढ़ मैंने पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दानशी यानी पर्दे में रहने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। भाई मेरे जो उनके पति जो मेरे नाना जी थे, वो शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर, भाई जब विलायत के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वो डिग्री लेकर जब वो लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। जब नाना जी यहाँ पर पहुँचे, वो नानी के साथ अपनी बैरिस्ट्री
पढ़ने विलायत चले गए थे ना, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की, और जब वो लौटे विलायत से तो वो विलायती रीति रिवाजों को अपनाने लग गए थे। अपने रीति रिवाजों को उन्होंने छोड़ दिया था, वो साहब बन गए थे। अब रीति रिवाजों के संग अपनी जिंदगी को बसर करने लगे थे। नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। भाई नानी जो नाना जी के साथ रहती थी, उनकी रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। भाई नानी ने अपने रीति रिवाजों को नहीं बदला, उन्होंने अपने रीति रिवाजों में विलायती रीति रिवाजों को नहीं लाया। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। भाई उन्होंने कभी ना तो अपनी कोई इच्छा बताई, ना कोई पसंद नापसंद अपने पति यानी नाना जी को कभी बताया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो, परंतु जब बहुत ही छोटी थी जब नानी की मृत्यु हो गई थी, वो ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। भाई मेरी नानी की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मेरी माँ की भी शादी जब तक नहीं हुई थी। मेरी माँ की उम्र 15 वर्ष थी उस टाइम जब मेरी नानी गुजरी। 15 वर्ष की बेटी की शादी, मेरी नानी को मेरी माँ की शादी की चिंता बहुत ज़्यादा सता रही थी। उनके मन में इतना डर था कि वो बहुत डरी हुई थी कि मेरी बेटी की शादी किससे होगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। भाई उन्होंने अपने आखिरी समय में, जब नानी बहुत ज़्यादा बीमार थी, मृत्यु के समीप थी, तो उन्होंने नाना जी को कहा कि वो पर्दे का लिहाज छोड़ रही है। अब वो आपके भाई आप अपने दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा जी को यहाँ बुला दो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही थी। भाई इसमें बताया है कि सब के सब लोग हैरान रह गए वहाँ पर कि जो लोग औरत पर्दे में रहती थी किसी पराये मर्द से क्या बात करेगी। अब वो अपने ही मर्द यानी अपने ही पति से मुंह खोलकर कभी बात तक भी नहीं की, उससे भी वो चुपचाप ही रहती थी उसके साथ भी। आखिरी वक्त में वो अजनबी आदमी से क्या बात करना चाहती है, भाई अपने पति के दोस्त के साथ क्या बात करना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। पर नाना जी ने तुम्हारे नाना जी ने उस समय वक्त की कमी, भाई नानी के पास समय नहीं था, वो मृत्यु के समीप थी, बीमार थी, और मौके की नजाकत को समझा और उसकी लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए। भाई नानी के साथ सवाल जवाब करने में वक्त बर्बाद नहीं किया उन्होंने। भाई नहीं तो वो पूछ सकते थे कि तुम्हें उससे क्या बात करनी है, उसको कि यहाँ पर क्यों बुलाया जाए, पराये आदमी से तुम्हें मुझसे तो कोई बात करनी नहीं है, पराये आदमी से क्या बात करनी है। तो इस सवाल जवाब में उन्होंने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया और वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर अपने दोस्त को बुला लाए, लिवा लाए यानी बुला लाए, और बीबी के हजूर में पेश कर दिया। यानी हजूर मैंने सामने, बीवी अपनी बीवी यानी पत्नी के सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा, भाई जो नानी ने कहा उस समय उनके दोस्त को नानी ने जो बात कही वह और भी हैरत अंगेज थी। भाई उसको सुन के तो और भी ज़्यादा अचंभा हुआ। नानी ने जो शब्द नाना जी के दोस्त को बोले, उन्होंने कहा वचन दीजिए। भैया उनके दोस्त को कहा कि आप मुझे वचन दीजिए। आखिरी समय में नानी ने उनके दोस्त को कहा कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। भाई मेरी लड़की के लिए लड़का आप चुन के लाएंगे। मेरे पति तो साहब है, वो कहती है कि मेरे पति तो साहब है, यानी विलायत से विलायती रीति रिवाजों के अनुसार वो रहने लगे हैं, वो साहब बन गए हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। भाई मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी भी साहबों के खानदान में हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। भाई आप अपने जैसा, भाई उनका दोस्त जो था वो क्या था,
वो था आज़ादी क्रांतिकारी था। वो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा था। तो वो क्या चाहती थी नानी कि उनकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो जो आज़ादी का सिपाही ही हो, आज़ादी के लिए लड़ा हो। तो उसे ढूंढ कर लाना, उसके साथ शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। भाई कोई नहीं कह सकता था कि जो औरत सारी उम्र पर्दे में रही, घर के अंदर रही और किसी से बोलती भी नहीं थी, और उसे देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होगी। भाई मुझे वो भाई लेखिका अपनी बेटी को बता रही है कि मुझे बाद में पता चला कि मेरी नानी भाई कितनी आज़ाद ख्याल की रही होगी, अपने जीवन में शादी से पहले कितनी आज़ाद ख्याल की रही होगी। उन्होंने नाना जी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उनसे साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। भाई वो नाना जी की ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करती थी, ना किसी चीज़ में साझेदारी करती थी, ना अपनी सलाह देती थी, पर अपना जीवन वो अच्छे से जीती थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रह रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। भाई वो पारंपरिक घरेलू और खामोश जिंदगी जीती थी। आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, भाई आज के हिसाब में क्रांतिकारी कुछ भी ना हो, पर दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी थी। खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। अब यहाँ पे देखो वो लड़की कह रही है कि वो लड़की कह रही है, लेखिका कह रही है कि मेरी माँ की शादी, अब नानी की बात खत्म हो गई, अब वो माँ पे आ गई अपने, कि मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। भाई वो आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में हिस्सा लिया था उसने, और अंग्रेज उस टाइम अपराधी मानते थे। आज जो आईसीएस की परीक्षा होती है, वो उस टाइम पे आईसीएस की परीक्षा के इम्तिहान में बैठने के लिए उसको रोक दिया गया था। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, और उसके पास पैसा धेला भी नहीं था, ना उनकी बाप दादाओं की का पैसा धेला उनके पास था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। जो मेरी माँ थी वो अपनी माँ यानी मेरी नानी और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। भाई ऐसा जीवन जीने पे मजबूर हो गई नानी जी के और गांधी जी के सिद्धांतों के कारण। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी। भाई मेरी माँ को, अब लेखिका यहाँ अपनी माँ के बारे में बता रही है, नानी की बात तो खत्म हो गई, अब वो माँ पर आ गई है कि मेरी माँ को खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। तो भाई साड़ी इतनी भारी थी कि उनकी कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठाने पड़े। वो रात रात भर जागकर अब उस साड़ी को, खादी की साड़ी को पहनने की प्रैक्टिस किया करती थी, ताकि दिन में उसे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, भाई साड़ी अच्छे से प्रॉपर ठीक ठाक ढंग से पहन ली जाए। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, भाई मेरी माँ इतनी नाजुक थी कि उनको देखकर उनकी सास ने, जो मेरी दादी लगती है, उन्होंने कहा हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। भाई इसका मतलब क्या कहेंगे कि वो सास कहती है कि हमारी बहू तो ऐसी है जो धोई पोछी, भाई धोया पोछा और छीके पर टांग दिया। भाई कपड़े को हम अच्छे से धो देते हैं, पोंछ देते हैं और छिक्के पर टांग देते हैं, ऐसी है हमारी बहू, बहुत यानी बहुत नाजुक सी है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। भाई गनीमत यही थी, इसका मतलब यहाँ पर है कि किसी ने उनकी सादगी को दूर करने की कोशिश नहीं की।
क्यों नहीं की? भाई क्यों नहीं की उनकी सादगी को दूर करने की? उसकी भी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। भाई उनके ससुराल वाले, पहली बात तो यह थी कि उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे से अभिभूत थे, यानी साहबों के परिवारों से थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। भाई मेरे नाना भी पक्के साहब थे, विलायत से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। मेरे नाना जी जो थे वो जात से हिंदुस्तानी थे, पर वो पक्के विलायती थे। बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में वो अंग्रेज लगते थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। हमारे देश में जो आज़ादी की जंग लड़ने वाली है ना, उसमें अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे मेरे नाना जी। सबसे बड़ी मजे की बात यही थी, क्योंकि वो लगते अंग्रेज जैसे थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जेब खाली शोहरत सिर कर, करता रहे, दबदबा उसके साहिबी ससुर का ही था। भाई भले ही लड़का, यानी मेरी माँ मेरे पिताजी भले ही आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहे, उसकी जेब खाली हो जाए, उनका सिर कट जाए, पर दबदबा साहबी ससुर का ही था, यानी मेरे नाना जी का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। भाई मेरे नाना जी की आन बान शान वाले साहब थे वो एक, उन्होंने एक सिर फिरे, आज़ादी के लिए लड़ने वाले सिर फिरे लड़के को अपनी एक नाजुक सी लड़की सौंप दी, यानी मेरी माँ को सौंप दिया। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? भाई उससे अच्छी कोई रोमांचक कोई कथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना जी की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी। भाई मेरी नानी की आखिरी इच्छा क्या थी? कि मेरी बेटी की शादी, यानी मेरी माँ की शादी एक आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले के साथ की जाए, क्रांतिकारी के साथ करी जाए। पर नाना जी ने नानी की ख्वाहिश की का मान रखा और उसको रजामंदी दी, जो कहानी के तिलिस्म की ओर गाढ़ा बना चुकी थी। भाई जो ये रोमांचक उपकथा थी ना, वो कहानी को तिलिस्म की ओर गाढ़ा बना चुकी थी, तिलिस्म की ओर ले गई थी। दूसरी वजह क्या थी? माँ की अपनी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। भाई मेरी माँ जो है बहुत खूबसूरत थी, नाजुक थी। भाई दुनियादारी से दूर, उन्हें दुनियादारी का कुछ नहीं पता था, ईमानदारी थी, निष्पक्ष थी, सबके साथ भाई एक ही पक्ष बात करती थी, भेदभाव नहीं करती थी, कुछ इस तरह घुली मिली थी। भाई इन सब चीज़ों की वो घुली मूली एक मूरत सी थी कि वे परिजात से कम जादुई, परिजात क्या होता है? जादुई वो होता है, उससे कम नहीं थी। उनमें उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। वो इतनी नाजुक थी कि उनसे कोई ठोस काम नहीं करवा सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। भाई कोई ठोस काम करना था ना, बहुत जरूरी काम किया जाता था, तो उनकी उनकी जबानी राय, यानी उनके मुंह से राय जरूर मांगी जाती थी और उस पर अमल भी किया जाता था और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। भाई उन्होंने जो ये कह दिया ना कि ये करना है, मेरी माँ ने जो कह दिया, तो वो पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। भाई मेरी दादी कई बार ये कहती रहती थी मेरी माँ को देख के, हम हाथी पे बैल नहीं जुतवाते, हमारे पास तो बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। भाई मेरी दादी जो बार बार बोलती रहती थी ना, मुझे उसका अर्थ बचपन में ही समझ आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। भाई हमारी माँ हमारी ममता, यानी बच्चों की ममता परवरिश में बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं लगाती थी। भाई वो बच्चों की परवाह तक भी नहीं करती थी। घर के सभी प्राणी उनके
घुल मिलकर साथ देते थे। तभी तो उन्होंने कहा था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे तो बैल है। भाई हम इस सारे भारी काम इस नाजुक सी से तेरी माँ से नहीं करवाएंगे, हमारे पास तो और बहुत कोई है। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। भाई दादी थी, उनकी जिठानियाँ थी और स्वयं मर्द जात यानी जितने भी आदमी थे घर में और पिताजी भी उनसे कुछ भी काम नहीं करवाया करते। वे सब लोग हमारी परवरिश किया करते थे। हमारी माँ घर में कोई काम नहीं किया करती। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। भाई ठोस काम यानी घर का कोई काम ना करना, परवरिश ना करना बच्चों की, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मेरी माँ को आज़ादी का जुनून नहीं था। उन्हें भी आज़ादी का जुनून था। और वह भरपूर था, बहुत ज़्यादा था उन्हें भी आज़ादी का जुनून। और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। भाई अपने तरीके से वो आज़ादी से जीवन जीती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। भाई उनमें जिस तरह आज़ादी का जुनून था तो उसे निभाया भी आज़ादी की तरह ही था। जिस चीज से पूछकर, उनके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। भाई वो अपने जीवन को किसी से पूछकर नहीं जीती थी, खुद अपने तरीके से जीती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भाई हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ क्या होती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है, परवरिश करती है, उनकी देख रेख करती है। पर हमारी माँ ने कभी हमें लाड नहीं किया, कभी हमें खाना नहीं पकाया हमारे लिए, और ना ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। हमें कभी किसी तरह की सीख नहीं दी। ये नहीं कहा कि तुम लड़कियां हो, पराए घर जाओगी, अच्छी पत्नी बनना, अच्छी बहू बनना। हमारी माँ भारतीय माँओं जैसी नहीं थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, भाई वो कुछ अपनी बीमारी के चलते भी ये सब नहीं कर पाई। वे घर बार नहीं संभाल पाती थी और इसीलिए वो घर बार भी नहीं संभाल पाई। उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था और इन चीज़ों में उनकी रुचि भी नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। उनकी रुचि किस चीज़ में थी, किताबों को पढ़ने में। उस ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना किताबें पढ़ने में बिताती थी। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में बिता देती थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे साहित्य चर्चा और संगीत को सुनने में अपना बाकी का वक्त बिता देती थी। कुछ वक्त तो वो किताबों को पढ़ने में बिताती थी और बाकी बचा साहित्य चर्चा में और संगीत सुनने में बिस्तर पर लेटे लेटे बिताती थी। उन्हें बच्चों का कोई मतलब नहीं थी कि उन्होंने खाना खाया, उनसे कोई लाड किया, उनसे पूछा उन्हें किस चीज़ की जरूरत है। उन्हें किसी भी बात से कोई परवाह नहीं थी, ना उन्हें कोई अच्छी बुरी बात को सिखाया। फिर भी जैसा मानो मैंने पहले कहा था, भाई फिर भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे और ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। भाई मेरे दादा दादी जी, मेरे ताऊ ताई जी, चाचा चाची, मेरे पापा, जो भी हमारे घर में जितने भी सदस्य थे, उनके लिए कोई ना तो नाम धरता था कि वो घर में कोई काम नहीं करती, सारा दिन लेटी रहती हैं, और ना ही उनसे किसी चीज़ की अब उम्मीद रखते थे कि वो घर में कुछ करेंगी या बच्चों को देख रेख करेगी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? भाई सब उन्हें इतने अच्छे से क्यों मानते थे? उनसे अपनी राय भी लेते थे, किस लिए लेते थे? जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। जबकि वह ना तो अच्छी पत्नी बन सकी, माँ बन सकी, और बहू किसी भी तरह के कर्तव्य का पालन उन्होंने नहीं किया था। सहाबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। भाई एक तो मैं मान सकती हूँ कि उनमें सहाबी खान, मेरे नाना जी सहाबी थे तो वो सहाबी खानदान का रोब दिखाती थी। दूसरा, दो कारण और भी हो सकते हैं कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। भाई उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और दूसरा क्या था, वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। भाई वो एक के सीक्रेट्स, अगर आपको किसी के सीक्रेट्स पता चल गए तो वो दूसरों को नहीं बताती थी। किसी की पर्सनल्स बात को दूसरों तक जाहिर भी नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। भाई पहले के कारण वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इस कारण तो घर वाले उनका आदर करते थे। दूसरे के कारण, भाई वो किसी की पर्सनल्स बातों को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा के सामने नहीं लाने देती थी, तो बाहर वाले लोग उनसे दोस्ती करते थे और अपने
पर्सनल बातों को उनसे शेयर करते थे। दोस्त वे हमारी भी थी। भाई वो ये नहीं कहते कि माँ हमारी दोस्त नहीं थी, माँ हमारी भी दोस्त थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, क्योंकि हमारे पिता माँ का फर्ज भी निभाते थे और पिता का भी। माँ की भूमिका तो वो बखूबी निभा देते थे हमारे साथ। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। भाई हमारे घर में बचपन में किसी की भी चिट्ठी आती थी ना, तो कोई नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है। ना दादा दादाजी, ना घर में पिताजी, और कोई भी इस नहीं पूछता था। भले वह एक बहन की चिट्ठी दूसरे के नाम क्यों ना हो, भले ही वो एक बहन की चिट्ठी दूसरे के नाम क्यों ना हो। और माँ यह जानने के लिए को बेहाल होगी, और माँ इतनी बेसब्र हो जाती थी कि बीमारी में से वह उभरी या नहीं। बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। भाई हमारे घर में हर एक को छूट थी अपने अपने निजत्व बनाए रखने का। भाई छूट का फ़ायदा उठाकर इस चीज़ की छूट थी कि निजत्व को बनाए रखने की। चाहे वो सास ससुर हो, बच्चे हो, 6 बच्चे थे, 6 बहनें थी, हम भाई बहन, सास ससुर आदि सभी को छूट थी। इस निजत्व को बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। भाई इस निजत्व छूट का फ़ायदा उठाया हम 3 बहनों ने और छोटे भाई ने, और लेखन के कार्य में, लिखने के कार्य में लग गए। लीक से सिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। लीक से सिसके अपने पूर्वजों में, यानी अपने पूर्वजों में मेरी माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। पर अपनी एक परदादी भी थी। भाई मेरी दादी के साथ साथ मेरी एक परदादी भी थी, जिन्हें कतार, अब यहाँ पे परदादी की कहानी शुरू होगी। पहले नानी की थी लेखिका की, फिर माँ की कहानी आई, अब उनकी परदादी की आ गई। भाई परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। भाई वो लाइन में कभी भी नहीं चलती थी, वो सीधे तरीके से कभी भी नहीं चलती थी, उससे बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। भाई उन्होंने इस चीज़ का नेम ले रखा था कि उनके पास अगर भगवान की कुत से क्या कहते हैं उसको, फजल, भगवान की खिदमत से, भगवान की मर्जी से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा साड़ियाँ भी हो जाएगी तो वो तीसरी को दान कर देगी, किसी और को दे देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। भाई उनकी सनक बिरादरी से बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, पर वो तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला। भाई मेरी परदादी का जलवा तो तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, तब मेरी परदादी का जलवा देखने को मिला। जब वो बिरादरी से बाहर हरकत करती थी ना, तो वो तो सनक मान ली जाती थी, पर उनका असली जलवा तो जब दिखा जब मेरी माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। भाई मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत ही मांग ली कि उनकी पोतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। भाई लोग तो आज के टाइम पे ये मांगते हैं कि पहला बच्चा लड़का हो और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरी परदादी यह मांग के आई कि उनकी पोते की बहू को पहला बच्चा लड़की हो। हमारी दादी ने भी कुछ नहीं मांगा, पर मेरी परदादी तो उनके लिए लड़की मांगी आई। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। भाई इस तरह की मन्नत मांगकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। भाई उन्होंने भगवान और अपने बीच उसे खुफिया रखने की बजाय, पोशीदा मतलब खुफिया रखने की बजाय, उसे सरेआम सारी जगह, सारे मोहल्ले में सारी जगह सबको बता दिया। ऐलान करना यानी सबको बता दिया। लोगों के मुंह खुले ही रह गए। भाई लोगों के मुंह यह बात सुन के कि उनकी परदादी भगवान से ये मांग के आई है, उनके मुंह खुले रह गए। सब हैरान हो गए कि लोग तो लड़का मांगते हैं और ये लड़की मांग के आई है।
उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। भाई उनके इस फितूर की कि मुझे तो लड़की ही चाहिए, इसकी कोई वजह ही नहीं मिली, उन्होंने उसे बताया। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई। भाई हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके खानदान में पुश्तों में, भाई पुरानी पीढ़ियों में कभी लड़की पैदा ही नहीं हुई। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान से पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। भाई परदादी मेरी जो है वो कन्या ना होने के कारण उसके अभाव को पूरा करने के चक्कर में भगवान से ये मांगी आई हो कि लड़की हो। पर यह भी नहीं था, हमारे खानदान में पुश्तों में तो बहुत सारी लड़कियां थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। भाई मेरे पिताजी की ही बहनें नहीं, मेरे दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, अभी जिंदा थी। पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी थी। भाई यहाँ पर सब बच्चों, हमारे दादा के जी के बहनें मौजूद थी। हाँ, हमारे परिवार में सभी बहुओं का पहला बच्चा बेटा ही था। खैर जो हमारी माँ जी थी ना, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, मेरी माँ ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदसतूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। हमारी परदादी जो थी ना, वो पागलों की तरह मंदिर जाकर बार बार मन्नत को अपनी दोहराती रही, अपनी मन्नत को दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। भाई सारा गांव के किनारे तक, आखिरी तक सब लोग यह जानते थे कि मेरी परदादी का भगवान के साथ सीधा कनेक्शन है, सीधा तार जुड़ा हुआ है उनके साथ। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, वो ऐसा तार था कि वो खींचती और भगवान टन से तथास्तु बजाता था। भाई जैसे हम घंटी बजाते हैं ना और साउंड होता है, वैसे ही वो भगवान जी का तार खींचती और भगवान जी उधर टन से तथास्तु बजा देता था कि परदादी को कहता था तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। भाई पहली बार जो वो मंदिर में मन्नत मांग के आई थी ना, तभी वो तैयार हो गई थी कि मेरी तो गोद में पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी। पर सबने ये कहा कि मेरी माँ ने भी ये कहा कि मेरी दादी की आरजू किस कदर रंग लाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह रंग लाई। भगवान ने उनकी इतनी सुनी कि उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा, कि तुम्हारी परदादी को भी गुमान ना रहा होगा कि भगवान ने किस कदर तथास्तु करते हुए टन से तथास्तु बजता है और दादी को उस चीज की मुराद पूरी की। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भाई ये तो वही बात हो गई, भगवान से सीधा कनेक्शन रख लिया, सीधी तार जोड़ ली परदादी ने, और भगवान तो इतना अफरा तफरी में आ गया कि दादी ने कुछ मांगा है और मुझे देना ही देना है। भाई खुश हो गए भगवान तो, भाई इसने मुझसे कुछ मांगा। उन्होंने तथास्तु में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 कन्याएं ही धरती पर उतार दी। भाई अब तुम पोतियों के साथ खेलती ही रहो। भगवान को क्या कहें, भाई हम भगवान को क्या कह सकते हैं। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। भाई भगवान तो अफरा तफरी में आ ही गए, और यहाँ तो चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि यहाँ तो चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे दादी के कहने पर। भाई परदादी इतनी वो थी कि हिला देती थी सबको कि सब अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। भाई मेरी माँ मुझे बताती रहती थी उस किस्से को, पर जब मैंने अपना होश संभाला, मैं बड़ी हुई, तब मैंने कई बार उसको बार बार कर कर सुना। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ नहीं आई थी। भाई चोर के तो खुश नसीबी भी हाथ नहीं आई थी मेरी परदादी के पास जाकर। हुआ यूं था, क्या हुआ था, जब किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली में तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। भाई पहले क्या होता था, शादी होती थी, शादियों में सिर्फ आदमी लोग जाते थे, औरतें घर में गीत नाच गाना करती रहती थी, और
औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। दूसरे गांव में बारात लेके गए हुए थे आदमी लोग, औरतें घर में रत जगह कर रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। और चोर लोग जो होते हैं वो इस थाप में रहते थे, इस धाक में रहते थे कि कब किसी के घर में, शादी वादी के घरों में वो चोरी करने घुस जाए। और वो चोर भी इसी ताक में था कि कब वो सेंध लगाकर हवेली में घुसे। किसी को खबर भी नहीं हुई कि कब वो हवेली के अंदर घुस गया। पर चोर था बदकिस्मत, चोर की किस्मत ही खराब थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। भाई वो जिस कमरे के अंदर घुसा, हवेली में घुसते ही उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। भाई सब औरतें नाच गा रही थी, रत जगह कर रही थी। उनके शोर से बचने के लिए वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। भाई सारा जोग्राफिया, मकान हवेली का पूरा जोग्राफिया अपने दिमाग में बिठाकर हवेली के अंदर घुसा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। भाई उसे क्या पता था इतनी बड़ी बूढ़ी परदादी ये अपनी जगह ही बदल लेगी, अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में आकर सोने लग जाएगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। भाई उनकी तो बुढ़ापे की नींद थी परदादी की, तो चोर के दबे पावों की आहट से भी नहीं खुल पाई। भाई बुढ़ापे की नींद में उनके चोर के दबे पैरों से भी नहीं से ही खुल गई। बुढ़ापे की नींद कच्ची होती है, वो छोटी सी आहट से, जैसे बच्चों की नींद होती है छोटी सी आहट से खुल जाती है, तो चोर के दबे पावों से ही उनकी नींद खुल गई। तो परदादी ने पूछा कौन है। माजी ने इत्मीनान से पूछा। भाई परदादी ने बड़े इत्मीनान से पूछा, राम से पूछा कि कौन आया है कमरे में। जी मैं, उस चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। भाई जैसे कोई कमरे में आ जाता है ना, कोई आदमी आए, औरत आए, कोई पूछे कि कौन है, तो वो राम से बोला जी मैं। भाई आगे कोई पूछ ही ना सके। पानी पिला, माजी ने कहा। माजी ने यानी परदादी ने कहा कि मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। तो उसने, चोर ने कहा जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। भाई चोर एकदम चौंक गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, बिस्तर के बराबर में अपना हाथ फेरती हुई देख चुकी थी, लोटा खाली था। भाई दादी को प्यास लगी थी और वो बिस्तर, हमारी माँ जी को प्यास लगी थी, वो बिस्तर को टटोल कर देख चुकी थी कि उसका लोटा खाली है। और माँ जी ने उस चोर को क्या कहा, ऐसा कर, उन्होंने कहा कि यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। भाई यह लोटा लेकर तू कुएं पर चला जा और पानी भरकर ले आ, पर देख, हाँ ये याद रखियो कि कपड़ा कसकर बांध के रखियो, लोटे पर कपड़ा कसकर बांध कर रखियो, तरीके से छानियो। भाई पानी को जब कुएं से निकाले तो अच्छे से छान लियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जान लिया कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। भाई चोर ने सोचा कि माँ जी ने ये देख लिया कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है, पर माँ जी तो लोटे पर कपड़े कसकर बांध रखने की बात कह रही थी। और कमर से में भाग बंधा है और कमर में भाग, भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। भाई चोर भी जानता था कि परदादी का भगवान से डायरेक्ट ही कनेक्शन है, पर बुढ़िया भाग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। भाई चोर तो एकदम चौकन्ना हो गया, उसे तो यकीन ही न था कि वो भाग भी अपने छान छान कर लाती होगी। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। भाई चोर इसी चीज़ से हैरान और परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, भाई माँ जी ने चोर से कहा, जल्दी कर भाई, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। और चोर ने अफरा तफरी से घबरा कर ये कह दिया कि माँ जी मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच्चाई बता दी। भाई चोर घबरा गया था और धर्म संकट में आ गया था कि अब मैं क्या करूं। माँ जी किस, भाई भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, माँ जी कह रही है कि भगवान वहीं पर है पास में, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि माँ जी का तो डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। तो वो घबरा गया, धर्म संकट में आ गया। उसने कह दिया कि माँ जी मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा। माँ जी ने यह कहा चोर को कि अच्छा तू होगा चोर,
प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। भाई उसने चोर को कहा, होगा तू चोर, प्यासे को क्या पानी नहीं पिला सकता फिर भी, पर हाँ देखियो मेरा धर्म को ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। भाई पानी को कपड़े से छान कर भरियो ताकि उसमें कोई मिट्टी ना आ जाए। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? फिर चोर ने माँ जी को कहा कि क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? फिर माँ जी ने क्या कहा, कहा ना रगड़ कर हाथ धो लीजियो। भाई दादी ने कहा, मैंने तेरे को बार बार कहा है ना कि अपने हाथ को रगड़ कर धो लियो। सब नाच गाने में लगे हैं, यहाँ पर सब नाच गाने में लगे हुए हैं, रत जगा कर रहे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भाई यहाँ पर मेरे कमरे में तेरे और भगवान के सिवा कौन है, मुझे पानी कौन पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। भाई माँ जी ने चोर से कहा कि भगवान वहीं तेरे बराबर में कहीं पर खड़े हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। भाई यह सुनकर चोर बड़ा हड़बड़ा गया कि भगवान मेरे बराबर में खड़े हैं, और वो लोटा उठाकर पानी भरने के लिए चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। भाई दादी ने जो जो एहतियात बताई थी कि कपड़ा अच्छे से कसकर रगड़ियो, हाथ धो लियो, पानी अच्छे से छान कर लाइयो, उसके धर्म को ना तोड़ियो, तो चोर ने ऐसा ही करा। वो पानी दिया और उसी समय क्या करा, पहरेदारों ने उसको धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था, चोर को कुएं पर सिपाहियों ने देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। भाई माँ जी ने क्या करा, जो चोर लोटा पानी लेकर आया हुआ था उसका आधा पानी तो खुद पी लिया, बाकी चोर को पिला दिया कि ले तू भी पानी पी ले। और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। भाई उस एक लोटे से, एक ही गिलास से तूने भी पानी पी लिया और मैंने भी पी लिया, अब तो हम माँ बेटा हो गए। चाहे तो तू यहाँ पर चोरी कर ले या चाहे खेती बाड़ी। भाई उस माँ जी ने, परदादी ने, हमारी परदादी ने क्या कहा कि उस चोर को कि चाहे तो तू यहाँ पर चोरी कर ले या चाहे तो खेती कर ले। बेटा बेचारा किस लायक रह गया? भैया वो बेटा किस लायक रह गया? चोर कैसा रह गया? अब तो वो बेटा बन गया था। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। भाई उसने चोरी का रोमांचक धंधा अपना छोड़ दिया और खेती बाड़ी करने लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। भाई वो सालों साल तक खेती बाड़ी करता रहा, और जब मैंने उस आदमी को देखा तो भला सा बूढ़ा मनुष्य लग रहा था। मुझे डरा डरा हैरान सा कि वो जो चोर था ना, मुझे बड़ा भला मानुस बूढ़ा डरा डरा और हैरान सा लग रहा था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियाओं के बीच में मैं अच्छी फंसी। भाई उन दोनों, अब यहाँ पर लेखिका ने क्या बताया है कि अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियाओं के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही नहीं रही। भाई अब माँ कह रही है, अब मेरी माँ ये कह रही है कि मैं भाई, अब लेखिका अपने बारे में, स्वयं के बारे में बता रही है कि मैं तो उन दो सन की औरतों के बीच में, एक मेरी परदादी और एक मेरी माँ, इन दोनों के बीच में पिसकर ही रह गई, उनकी बातों के बीच में अच्छी फंस गई कि माँ के चलते अपनी लड़की के होने की हीन भावना मन में नहीं आई उनके, कि मेरी परदादी जो थी, माँ जी जो थी, वो लड़की को पहला स्थान देती थी लड़कों से, उनकी तभी उस टाइम पे लड़कियों को पैदा होने पर हीन भावना रखी जाती थी, पर वो उसको हीन नहीं मानती थी। और दूसरी तरफ क्या थी, नानी के चलते भी, नानी के देश की आज़ादी को लेकर उनके मन में कितनी देश की आज़ादी को लेकर प्रेम भरा हुआ था, उन सब चीज़ों के कारण मैं अपने आप को हीन नहीं मानती थी। तो यह चैप्टर हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आगे बहुत बड़ा है, आगे का हम दूसरे पार्ट में पूरा करेंगे, अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो इस प्रकार हमने
चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को कुछ हिस्सा किया है और बाकी बचा हुआ हम पार्ट 2 में करेंगे। जितना भी हमने चैप्टर किया, लेखिका सिर्फ अपनी माँ के बारे में, नानी के बारे, पहले तो उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया, फिर कुछ हिस्सा अपनी माँ के बारे में बताया, फिर आखिरी में आके उन्होंने अपनी परदादी के किस्से कहानियों को बताती रही और इसी के इर्द गिर्द ही वो घूमती रही। इन सारी कहानियों को उन्होंने बड़े रोमांचक ढंग से अपनी बेटी को बताया, अपने भाई बहनों को और अपने पिताजी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी बेटी को बताया। और आगे भी हम चैप्टर को बहुत अच्छे से इसी इंटरेस्टिंग वे में समाप्त करेंगे। आई होप आपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझा होगा, जिससे हम आगे क्वेश्चंस और इंटरनल एमसीक्यूज अच्छे से कर सकेंगे। वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे आगे आने वाले वीडियो की वेट करिए, ताकि तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।